अंश का हालत देखकर पराग का गुस्सा गौतम पर फूट पड़ा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा की कहानी इस वक्त अपने सबसे भावनात्मक और रोमांचक मोड़ पर है, जहां अंश और प्रार्थना की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां खुशियों और गम के बीच की दूरी बस एक सांस जितनी रह गई है। शादी का दिन था, एक ऐसा दिन जिसे लेकर दोनों परिवारों में लंबे समय से तैयारियां चल रही थीं। रंग बिरंगी सजावट, फूलों की महक, रोशनी से चमचमाते हॉल और रिश्तेदारों की गहमागहमी ने पूरे माहौल को जैसे किसी सपनों के महल में बदल दिया था। मंडप सजा हुआ था, पंडित मंत्रोच्चारण कर रहे थे और दोनों परिवार अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। अनुपमा की आंखों में अंश प्रार्थना का शादी का सपना चमक रहा था। पराग कोठारी, जो कभी इस शादी के खिलाफ थे, अब मन ही मन सोच रहे थे कि आखिरकार उनकी बेटी को खुशी मिलने वाली है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इस पूरे माहौल को चीख पुकार और मातम में बदल दिया। अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। कुछ लोग भागते हुए अंदर आए और घबराहट में बोले, अंश पर हमला हो गया है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। प्रार्थना का चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे और मंडप में बैठे सभी लोग एक पल के लिए सन्न रह गए। तभी दरवाजे पर अंश दिखाई दिया। उसका कुर्ता खून से लथपथ था और उसके माथे व सीने पर गहरे घाव थे। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो मुश्किल से खुद को संभालते हुए अंदर आया। मंडप में मौजूद हर कोई उसकी ओर दौड़ा। अनुपमा का दिल जैसे सीने से बाहर निकल आया हो। उसने बिना देर किए अंश को अपनी गोद में लिया और चिल्लाई, कोई गाड़ी लाओ, हमें तुरंत अस्पताल जाना होगा। पराग भी दौड़ते हुए आए, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थीं। वो पहले अंश के पास झुके, फिर चारों तरफ देखकर बोले, ये किसकी हिम्मत थी जो मेरी बेटी की खुशियों पर वार कर गया। अस्पताल के बाहर शाह और कोठारी परिवार के लोग एकत्र हो गए। हर कोई अपनी अपनी तरह से दुआ कर रहा था। कोई मंदिर में फोन मिलाकर पुजारी से आशीर्वाद मांग रहा था, तो कोई चुपचाप आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रहा था। इसी बीच अस्पताल के अंदर ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती लगातार जल रही थी, जो हर बीते सेकंड के साथ परिवार के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। दूसरी ओर इस पूरे हालात के पीछे का असली गुनहगार गौतम अपने घर में बैठा होठों पर हल्की मुस्कान लिए इस अफरा-तफरी का मजा ले रहा था। अंश से उसकी पुरानी दुश्मनी थी और वह नहीं चाहता था कि प्रार्थना की शादी उससे हो, इसलिए उसने मौका पाकर अपने गुंडों से अंश पर हमला करवा दिया और अब उसे लग रहा था कि उसका प्लान पूरी तरह कामयाब हो गया है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही पराग कोठारी को इस हमले के बारे में पता चला, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पराग, जो पहले गौतम को प्रार्थना के लिए सही साथी मानते थे, अब खुद को कोस रहे थे। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर अंश को कुछ हुआ तो मैं गौतम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी की खुशियों पर किसी की भी बुरी नजर नहीं पड़ेगी। पराग की यह बात सुनकर कोठारी परिवार के बाकी लोग भी चुप हो गए, क्योंकि सब जानते थे कि पराग जब कुछ ठान ले तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा आखिरकार कई घंटों के इंतजार के बाद खुला और डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने बताया कि अंश की जान को अब खतरा नहीं है, लेकिन उसे कुछ दिन पूरी तरह आराम की जरूरत होगी। ये सुनते ही प्रार्थना के आंसू थम नहीं पाए। वो बिना एक पल गवाए अंश के कमरे में दौड़ी, उसके पास बैठी और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अंश ने हल्की सी मुस्कान दी और धीमे से कहा, मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा और देख, मैं लौट आया। प्रार्थना ने जवाब में उसे गले से लगा लिया और दोनों की आंखों से राहत और मोहब्बत के आंसू बह निकले। ये दृश्य देखकर पराग का दिल भी पिघल गया। उनकी आंखों के सामने वो सच था जिसे वो इतने सालों से नकारते रहे थे। अंश ही प्रार्थना की खुशियों का असली हकदार है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत फैसला किया कि अब वो खुद अंश और प्रार्थना की शादी करवाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। कुछ दिनों बाद अंश की सेहत सुधरने लगी और पराग ने दोनों परिवारों को बुलाकर ऐलान किया, मैं अपनी बेटी प्रार्थना का हाथ अंश के हाथ में देकर खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ। अब कोई भी इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। ये सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो गई और इस बार पूरे दिल से मंडप फिर से सजाया गया। ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंजने लगीं और अंश पूरी तरह स्वस्थ होकर अपनी दुल्हन को 7 फेरे लेने के लिए मंडप तक लेकर आया। चारों तरफ खुशी और आशीर्वाद का माहौल था। पुलिस ने इस बीच गौतम को गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट ने उसे अंश पर हमले के आरोप में सजा सुनाई। उसकी चालें अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थीं। शादी धूमधाम से पूरी हुई और पहली बार शाह और कोठारी परिवार एक साथ एक ही मंच पर अनुपमा के साथ खड़े नजर आए। अनुपमा के चेहरे पर वो सुकून था जो उसे कई सालों से नहीं मिला था।
उसे लग रहा था कि उसके संघर्षों का फल आखिरकार उसे मिल गया है। अंश और प्रार्थना ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और मंच पर खड़े होकर दोनों ने सबके सामने यह वादा किया कि अब वे जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का सामना साथ मिलकर करेंगे। कैमरों की फ्लैशलाइट, रिश्तेदारों की शुभकामनाएं और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद सबने मिलकर उस पल को यादगार बना दिया। अंश और प्रार्थना की शादी के बाद शाह हाउस और कोठारी हाउस का माहौल एकदम बदल चुका था। जहां पहले तकरार, कटु बातें और ताने सुनाई देते थे, वहीं अब हंसी ठिठोली और एक दूसरे के बीच छोटी छोटी मदद की बातें होने लगीं। दोनों परिवारों के लोग अब साथ बैठकर चाय पीते, पुरानी बातें याद करते और बच्चों के भविष्य की योजनाएं बनाते थे। अनुपमा के लिए यह नज़ारा किसी सपने जैसा था। इतने सालों से जिन रिश्तों को वो जोड़ने की कोशिश करती रही, वे आज धीरे धीरे जुड़ते हुए दिख रहे थे। परिवार में बदलाव का असर राही और अनुपमा के रिश्ते पर भी पड़ने लगा था। राही, जो पहले अपनी मां को सिर्फ एक दिखावा करने वाली महिला मानती थी, अब उसके नजरिए में थोड़ी नरमी आने लगी थी। शादी की तैयारियों में अनुपमा का दिन रात दौड़ना, सबके लिए बिना थके काम करना और हर छोटी बड़ी समस्या को अपने तरीके से सुलझाना, ये सब राही ने अपनी आंखों से देखा था और उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद मां का प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि उनके काम में भी झलकता है। एक दिन शादी के बाद के रिसेप्शन की तैयारियों में राही किचन में पानी लेने आई। अनुपमा वहां मिठाई के प्लेट सजा रही थी। दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी, लेकिन इस बार वो चुप्पी बोझिल नहीं बल्कि नर्म थी। राही ने धीरे से कहा, माँ, मिठाई बहुत अच्छी लग रही है। अनुपमा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। तूने चखी नहीं, फिर भी पता चल गया। राही हल्की सी मुस्कुरा दी और बिना कुछ कहे एक लड्डू उठाकर मुंह में रख लिया। ये छोटा सा पल अनुपमा के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं था, क्योंकि इसमें उसकी बेटी की ओर से पहला कदम छिपा था। शाह परिवार के बुजुर्ग, खासकर बा और बापूजी, इस बदलाव को देखकर अंदर ही अंदर खुश थे। एक दिन बा ने अनुपमा से कहा, देखी तुझे, तूने हार नहीं मानी। अब देख, भगवान ने तेरे धैर्य का फल दे दिया। अनुपमा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, अभी लंबा रास्ता बाकी है बा, लेकिन अगर मन में प्यार हो तो रास्ता कितना भी लंबा हो, थकान नहीं लगती। कोठारी परिवार भी अब अनुपमा को नए नजरिए से देखने लगा था। पराग, जो पहले अनुपमा को लेकर संदेह में रहता था, अब मानने लगा था कि उसके बिना ये शादी और मेलमिलाप संभव ही नहीं था। एक दिन उसने सबके सामने कहा, अपमा, मैं मानता हूं कि मैं तुझे ठीक से समझ ही नहीं पाया। तूने मेरी बेटी के लिए जो किया, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। अनुपमा ने बस इतना कहा, यह एहसान नहीं है पराग जी, ये तो मेरा कर्तव्य था। धीरे धीरे राही और अनुपमा के बीच बातचीत बढ़ने लगी। पहले जहां उनकी मुलाकातें औपचारिक और छोटी होती थीं, अब उनमें हंसी और हल्के मजाक भी शामिल होने लगे। एक दिन राही ने अनुपमा से पूछा, माँ, आप इतना काम कैसे कर लेती हो? थकती नहीं हो? अनुपमा ने हंसकर जवाब दिया, थकान तो होती है, लेकिन जब अपने खुश होते हैं ना, तो सारी थकान उतर जाती है। शाह और कोठारी परिवार अब अक्सर साथ में त्योहार और पारिवारिक समारोह मनाने लगे थे। गणपति उत्सव में दोनों परिवारों ने मिलकर पंडाल सजाया, भजन गाए और प्रसाद बांटा। इन मौक़ों पर राही और अनुपमा की तस्वीरें भी साथ आने लगीं। कभी रंगोली बनाते तो कभी पूजा में फूल चढ़ाते। सोशल मीडिया पर लोग हैरान थे, क्योंकि यह वही मां बेटी थीं जिनके बारे में कहा जाता था कि शायद ये कभी एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगी। अंश और प्रार्थना भी इस बदलाव में अहम भूमिका निभा रहे थे। वे अक्सर राही को अनुपमा के करीब लाने के लिए छोटी छोटी योजनाएं बनाते। जैसे एक बार अंश ने राही से कहा कि उसे मां के हाथ की बनी चाय पीने का मन है, लेकिन वो खुद जाकर मांगने में हिचकिचा रहा है। राही ने हंसते हुए कहा, अरे इसमें हिचकिचाने की क्या बात, और सीधे किचन में जाकर अनुपमा से कहा, माँ, अंश को आपके हाथ की चाय पीनी है। अनुपमा ने चुपचाप चाय बना दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि यह अंश का तरीका था दोनों को करीब लाने का। फिर भी इस मेलमिलाप के बीच कुछ अनसुलझे सवाल बाकी थे। अनुपमा जानती थी कि लंबे समय की दूरी और गलतफहमियां एक दो अच्छे पलों में पूरी तरह मिट नहीं जाती, लेकिन अब उसे भरोसा था कि धीरे धीरे हर घाव भर जाएगा। एक शाम डिनर के समय राही ने कहा, माँ, कल कॉलेज में फूड फेस्ट है, आप आओगी ना? अनुपमा चौंक गई। इतने सालों में पहली बार उसकी बेटी ने खुद उसे अपने कॉलेज बुलाया था। उसने मुस्कुराकर कहा, जरूर आऊंगी। उस रात अनुपमा नींद में भी मुस्कुरा रही थी। लेकिन जैसे ही खुशियों का ये दौर मजबूत हो रहा था, एक नया खतरा मंडराने लगा। वही अनजान साया जिसे अनुपमा ने शादी के दिन आंगन में देखा था, वो अब शहर में लौट आया था, और इस बार उसका मकसद केवल अनुपमा नहीं बल्कि पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाना था। फिलहाल किसी को इसका अंदाजा नहीं था,
सब अपने रिश्तों की नई शुरुआत का आनंद ले रहे थे। लेकिन जिंदगी में शांति और तूफान पड़ोसी होते हैं और शायद अगला दरवाजा अब खुलने वाला था। फूड फेस्ट के दिन राही ने माँ को अपने दोस्तों से मिलवाया, गर्व से कहा, ये मेरी माँ है। अनुपमा की आंखें भर आईं, पर मुस्कुराकर छुपा लिया। तभी भीड़ में वो साया फिर दिखा, आंख मिलते ही भीड़ में गायब हो गया। घर में अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात को दूध की बाल्टी उल्टी मिलना, गैस बना खुला रहना, खिलौने बिखरे होना। बा ने इसे बच्चों की शरारत माना, लेकिन अनुपमा का शक गहरा गया। एक रात 2 बजे उसने आहट सुनी, दीवार के पीछे एक परछाई देखी। पीछा करने निकली तो दरवाजे पर जोर की आवाज आई। वहां कोई नहीं था, बस एक चिट्ठी पड़ी थी, पुराने हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। उसने यह बात किसी को नहीं बताई और अपने पुलिस दोस्त विजय से मिली। विजय ने कहा कि यह किसी पुराने रिश्ते या विवाद का बदला लग रहा है, सावधान रहो। इधर अंश को भी लगा कि मां परेशान है। इसी बीच राही का कॉलेज प्रोजेक्ट आया, परिवार की कहानी पर डॉक्यूमेंट्री। कैमरे के सामने अनुपमा ने अपना संघर्ष सुनाया और राही को एहसास हुआ कि उसकी मां ने कितनी मुश्किलें झेली हैं। तभी खतरा और नजदीक आ गया। घर के गेट के पास धमाका, पुराना सिलेंडर और नोट। ये तो बस शुरुआत है। इस बार अनुपमा ने सबको बताया कि शादी के दिन से ही उसे शक था। पराग ने गार्ड लगाने का सुझाव दिया। विजय ने पुलिस पेट्रोलिंग शुरू करवाई। कुछ दिन शांति रही, लेकिन फिर राही की स्कूटी का ब्रेक फेल हो गया। जांच में पता चला कि ब्रेक वायर किसी ने काटा था। अब ये जानलेवा खेल बन चुका था। अनुपमा ने विजय के साथ योजना बनाई, फैमिली गेट टुगेदर में कैमरे लगाए, पुलिस सिविल ड्रेस में तैनात हुई। रात 11 बजे एक काले कपड़ों में शख्स दीवार फांदकर किचन में घुसा, गैस खोलने लगा। तभी पुलिस ने पकड़ लिया। चेहरा सामने आया तो सब चौंक गए। वो पराग का पुराना बिजनेस पार्टनर करण था, जिसने माना कि उसे लगता था अनुपमा ने पराग को उसके खिलाफ कर दिया और उसकी बर्बादी की वजह बनी। पुलिस उसे ले गई और सबने राहत की सांस ली। राही ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मैंने आपको गलत समझा था मां, आप तो हमारे लिए दीवार बनकर खड़ी रहती हैं। अनुपमा ने उसे गले लगाया। आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, भरोसे और अपनापन के। अब घर का माहौल शांत था और रिश्तों की डोर और मजबूत हो गई थी। अनुपमा ने मन में कहा, शांति और तूफान पड़ोसी जरूर हैं, लेकिन अगर परिवार साथ हो तो कोई तूफान दरवाजे से अंदर नहीं आ सकता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।